इनकम अर्न करना कौन नहीं चाहता। हम सब चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इनकम को अर्न करें, अलग अलग सोर्सेज से इनकम को अर्न करें। बट जब हमारी इनकम एक स्पेसिफाइड लिमिट को एक्सीड कर जाती है तो हमें उस इनकम पर टैक्स भी पे करना होता है। फिर जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती चली जाती है उस पर जो टैक्स है वो भी इंक्रीज होता चला जाता है। फिर हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हम क्या करें जिससे हम अपने टैक्स को सेव कर पाए। और अपने टैक्स को सेव करने के लिए हम अलग अलग तरह की टैक्स प्लानिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले होता क्या था कि लोग अपने टैक्स को सेव करने के लिए अलग अलग तरह की टैक्स प्लानिंग करते थे। इस टैक्स प्लानिंग में वो क्या करते थे कि उनकी जो इनकम होती थी वो क्या करते थे, खुद रिसीव नहीं करते थे बल्कि उस इनकम को डाइवर्ट कर देते थे किसी और पर्सन के अकाउंट में। अब ये जो अदर पर्सन होता था ये इनका फैमिली मेंबर ही होता था, और फैमिली मेंबर में भी वो फैमिली मेंबर होता था जिस पर्सन की कोई इनकम ही नहीं होती थी, या इनकम होती थी तो काफी कम होती थी जिस पर कोई टैक्स नहीं बनता था। अब होता क्या था कि वो जो पर्सन था जिसको एक्चुअल में उस इनकम को रिसीव करना होता था उसने इस इनकम पर टैक्स पे नहीं किया क्योंकि उसने इनकम ही रिसीव नहीं की, और जिस पर्सन ने एक्चुअल में उस इनकम को रिसीव किया है उसने उस इनकम पर टैक्स पे नहीं किया क्योंकि उसकी इनकम इतनी कम थी कि उस पर कोई टैक्स ही नहीं बन रहा था। इस तरह से क्या होता था कि गवर्नमेंट को अपना टैक्स ही नहीं मिल पाता था और गवर्नमेंट के रेवेन्यू का लॉस होता था। गवर्नमेंट ने इस तरह की टैक्स प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई किया और इनकम टैक्स एक्ट में क्लबिंग प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया। तो क्लबिंग प्रोविजंस क्या होती हैं, नाम से ही पता चल रहा है, इनकम को क्लब कर दिया जाता है। मतलब वो इनकम आपने रिसीव नहीं की, किसी अदर पर्सन की इनकम है, किसी और पर्सन ने रिसीव की है, बट मान लिया जाएगा कि वो आपकी ही इनकम है और आपको ही उस पर टैक्स पे करना होगा। ये होते हैं क्लबिंग प्रोविजंस। अब गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज को आइडेंटिफाई किया जहां पर लोग क्या कर रहे थे, अपनी इनकम को डाइवर्ट कर दे रहे थे किसी अदर पर्सन को, और उन डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज को कर्व करने के लिए अलग अलग क्लबिंग प्रोविजंस को बनाया गया। तो सारे सिनेरियोज को समझेंगे आज की इस वीडियो में। क्लबिंग प्रोविजंस किस किस पर एप्लीकेबल होता है ये भी समझेंगे, कैसे हम क्लबिंग प्रोविजन से बच सकते हैं ये भी हम समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट सिनेरियो क्या होती है, एक पर्सन है मिस्टर एक्स। अब ये जो मिस्टर एक्स है उनकी पहले से ही काफी सारी इनकम है, 30% की टैक्स स्लैब में ये आते हैं। अब इनकी एक हाउस प्रॉपर्टी भी है जिस पर इनको रेंट मिलना होता है। बट मिस्टर एक्स सोचते हैं कि अगर उस रेंट को मैं खुद से रिसीव करूंगा तो मुझे उस पर 30% की रेट से टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो वो क्या करते हैं, रेंट को अपने अकाउंट में ना लेकर अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेते हैं। टेनेंट से बोलते हैं आप मुझे ना देकर मेरी वाइफ के अकाउंट में उस रेंट को दे देना। अब इनकी वाइफ क्योंकि हाउस मेकर है, उनकी कोई और इनकम नहीं है, तो इससे क्या होता था, मिस्टर एक्स ने भी उस रेंट पर टैक्स पे नहीं किया, और मिसेज एक्स क्योंकि उनकी कोई और इनकम नहीं है, इनकम इनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम हो जाती है, तो मिसेज एक्स को भी उस पर टैक्स पे नहीं करना होता था। तो इस तरह से असेट जो है, हाउस प्रॉपर्टी किसकी होती थी, मिस्टर एक्स की, बट उस असेट पर जो इनकम होती थी वो उन्होंने क्या किया, मिसेज एक्स के अकाउंट में ट्रांसफर करवा ली, अपनी इनकम को डाइवर्ट कर दिया। इसी तरह से और भी काफी केसेस हो सकते हैं। लेट्स सपोज इनके पास डिवेंचर्स है मिस्टर एक्स के पास, और उस पर जो इंटरेस्ट होती है वो क्या करती है, अपने अकाउंट में ना लेकर अपने ब्रदर के अकाउंट में ले लेती है। ओके, तो इस तरह से असेट तो किसी और पर्सन की है बट उस पर जो इनकम जनरेट हो रही है इन्होंने क्या किया, उसको डाइवर्ट कर दिया किसी अदर पर्सन के अकाउंट में। और ये जो अदर पर्सन है ये कोई भी हो सकता है, कोई स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है। तो इस तरह की टैक्स प्रैक्टिस को गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया और गवर्नमेंट ने बोला अगर असेट किसी अदर पर्सन की है बट उस पर इनकम किसी अदर पर्सन को रिसीव हो रही है तो वो इनकम इसी पर्सन की मानी जाएगी और इसी को ही उस पर टैक्स पे करना होगा। ये रहा क्लबिंग प्रोविजन का फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन 60 की ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। असेट ट्रांसफर नहीं की बल्कि क्या कर दिया, उस पर जो इनकम है उसको ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपको क्लबिंग प्रोविजन से बचना है तो आपको क्या करना होगा, इनकम को भी ट्रांसफर कर, अपनी असेट को भी ट्रांसफर करना होगा।
तो यहाँ पर मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर एक्स ने सोचा ओके अगर मुझे क्लबिंग प्रोविजन से बचना है तो मुझको अपने असेट को भी ट्रांसफर करना होगा। मिस्टर एक्स ने असेट को ट्रांसफर भी किया, बट ट्रांसफर करने से पहले इन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया। ओके, उस एग्रीमेंट में इन्होंने लिखा कि मैं ये जो असेट ट्रांसफर कर रहा हूं, इस असेट को मैं आपसे जो ट्रांसफर ये आपसे कभी भी वापस ले सकता हूं, मेरे पास राइट है उस असेट को वापस लेने का और इस एग्रीमेंट को कैंसिल करने का। इस तरह से जो असेट ट्रांसफर की जाती है उनको बोला जाता है रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट। तो इस तरह की जो टैक्स प्रैक्टिसेस थी गवर्नमेंट ने इसको भी आइडेंटिफाई किया और गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप रिवोकेबल ट्रांसफर करते हो किसी भी पर्सन को, यहाँ पर भी कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है, बट क्या हो रहा है, रिवोकेबल ट्रांसफर हो रहा है, तो उस असेट से जो इनकम जनरेट हो रही है वो भी इसी पर्सन की, ट्रांसफरर की इनकम मानी जाएगी और इसी पर्सन को उस पर टैक्स पे करना होगा। तो सेकंड जो प्रोविजन है सेक्शन 61 है, जिसमें क्या है कि अगर आप रिवोकेबल ट्रांसफर करते हो असेट का। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हुआ, अब गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपको क्लबिंग प्रोविजन से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, परमानेंट ट्रांसफर करना पड़ेगा अपनी असेट का। अगर आप अपनी असेट को परमानेंट ट्रांसफर कर दोगे तो उस वाले केस में आपके ऊपर क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। मिस्टर एक्स ने इस वाली बात को समझा कि ओके इसका मतलब मुझे अपनी असेट को परमानेंट ट्रांसफर करना होगा। अब ये अपनी असेट को परमानेंटली किसको ट्रांसफर करेंगे, ऑब्वियसली अपनी स्पाउस को ही करेंगे। तो ये क्या करेंगे, अपनी स्पाउस को क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, स्पाउस को क्यों ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी स्पाउस की हो या खुद की हो बात तो एक ही है, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को स्पाउस को ट्रांसफर किया परमानेंट, बट गवर्नमेंट ने बोला नहीं, अगर आप अपनी असेट को स्पाउस को ट्रांसफर करते हो, देखो यहाँ पे स्पेसिफाइड पर्सन है, स्पाउस ही होना चाहिए तभी क्लबिंग प्रोविजन आएगा। तो अगर आप अपनी असेट को अपने स्पाउस को ट्रांसफर करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडिक्वेट कंसिडरेशन भी अपने स्पाउस से चार्ज करना होगा। क्या करना पड़ेगा, एडिक्वेट कंसिडरेशन चार्ज करना पड़ेगा। अब ये एडिक्वेट कंसिडरेशन क्या होता है, तो कंसिडरेशन मतलब क्या, मनी, मॉनेटरी कंसिडरेशन होना चाहिए, वो भी एडिक्वेट होना चाहिए। मतलब अगर मिस्टर एक्स अपनी असेट को जो कि 90 लाख रुपीस की है वो स्पाउस को ट्रांसफर कर रहे हैं तो 90 लाख ही वो अपने स्पाउस से रिसीव करेंगे। ओके, अगर 90 लाख की जगह वो 10 लाख रिसीव करते हैं इसके बदले में तो वो कंसिडरेशन एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। मतलब अगर आप थर्ड पार्टी को अगर वो असेट सेल करते तो उससे कितना अमाउंट चार्ज करते, वो होता है एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो अगर आप एडिक्वेट कंसिडरेशन रिसीव करते हैं अपने स्पाउस से, उस केस में क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या कोई पर्सन अपने स्पाउस को अगर कोई एसेट देगा तो उससे पेमेंट लेगा, एडिक्वेट कंसिडरेशन चार्ज करेगा? देन आंसर इज नो। तो इस केस में प्रैक्टिकली क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो असेट है वो असेट दो तरह की हो सकती है, मिस्टर एक्स के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, उस हाउस प्रॉपर्टी को ये मिसेस एक्स को ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस वाले केस में क्या होगा, एक्स को ट्रांसफर करते हैं, वो भी कैसे ट्रांसफर करते हैं, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब एज गिफ्ट देते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स जो है वो उस हाउस प्रॉपर्टी के डीम डोनर माने जाएंगे और डीम डोनर है ये, तो इन्हीं को ही उस पर हाउस प्रॉपर्टी पर जो इनकम होती है दैट इज रेंटल इनकम, इन्हीं की इनकम मानी जाएगी और इनको ही टैक्स पे करना होगा। ये जो है बात, ये सेक्शन 27 बोलता है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, हाउस प्रॉपर्टी का ये सेक्शन है। तो क्लबिंग तो हो रही है, इनकम इन्हीं की मानी जा रही है, बट यहाँ पर सेक्शन 27 एप्लीकेबल हो जा रहा है। ये जो सेक्शन है ना इसका सेक्शन 64 ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई और जो अदर असेट होती हैं उस वाले केस में जो सेक्शन 64 है वो एप्लीकेबल हो जाता है और क्लबिंग हो जाती है। जैसे कि मिस्टर एक्स के पास डिवेंचर्स हैं, वो डिवेंचर ट्रांसफर करती हैं अपनी वाइफ को, ओके, और उस वाइफ को जो डिवेंचर पर इंटरेस्ट मिलती है तो वो मिस्टर एक्स की इंटरेस्ट मानी जाएगी और क्लबिंग एप्लीकेबल हो जाएगी। या फिर लेट्स सपोज मिस्टर एक्स क्या करते हैं, 10 लाख रुपीस ट्रांसफर करती हैं अपने बैंक से मिसेस एक्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। मिसेस एक्स क्या करती हैं, उन 10 लाख रुपीस की एफडी करा लेती हैं। अब
एफडी पर जो इंटरेस्ट मिलेगी वो किसकी इनकम मानी जाएगी, मिस्टर एक्स की मानी जाएगी, मिस्टर एक्स को ही टैक्स पे करना होगा। इसी तरह से अगर वो क्या करती हैं 10 लाख रुपीज ट्रांसफर कर देती हैं मिसेज एक्स के अकाउंट में, मिसेज एक्स उन 10 लाख रुपीज से कोई बिजनेस स्टार्ट कर देती हैं, तो इस बिजनेस की जो बिजनेस इनकम होगी वो मिस्टर एक्स की इनकम मानी जाएगी, इनको ही उस पर टैक्स पे करना होगा। ओके या फिर क्या होता है कि मिस्टर एक्स 10 लाख रुपीज ट्रांसफर कर देती हैं, मिसेज एक्स क्या करती हैं उससे किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन जाती हैं और उन 10 लाख रुपीज को एज कैपिटल कंट्रीब्यूट कर देती हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन जाती है और कैपिटल कंट्रीब्यूशन लग कर देती हैं। तो इस वाले केस में उन 10 लाख रुपीज पर पार्टनरशिप फर्म क्या देगी, फिर इंटरेस्ट देगी। तो इस कैपिटल पर जो इंटरेस्ट मिलेगी वो इंटरेस्ट इनकम जो होगी वो मिस्टर एक्स की मानी जाएगी और मिस्टर एक्स को ही इस पर टैक्स पे करना होगा। एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, लेट सपोज मिस्टर एक्स के पास 10 लाख रुपीज है, ये 10 लाख रुपीज अपनी वाइफ को देते हैं, वाइफ इन 10 लाख रुपीज से ज्वेलरी परचेज कर लेती हैं, ठीक है, ज्वेलरी परचेज कर लेती हैं। अब वो क्या करती है, इस ज्वेलरी को सेल कर देती हैं, सेल करने पर क्योंकि ये कैपिटल असेट है तो इस पर कैपिटल गेन होगा, तो ये जो कैपिटल गेन इनकम होगी ये मिस्टर एक्स की इनकम मानी जाएगी और इन्हीं को ही इस पर टैक्स पे करना होगा। यहाँ पर हो क्या रहा है कि या तो कोई पर्सन अपनी स्पाउस को डायरेक्ट असेट देते हैं और उस असेट पर जो इनकम जनरेट हो रही है उसकी क्लबिंग हो जा रही है, या फिर वो क्या कर रहे हैं मनी ट्रांसफर कर दे रहे हैं, बट उस मनी से जो असेट परचेज की जा रही है उस असेट पर जो इनकम हो रही है क्लबिंग उसकी भी की जाती है। अब वो जो इनकम होती है वो कैसी भी हो सकती है, वो इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, वो बिजनेस की इनकम हो सकती है, वो कैपिटल गेन की इनकम भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जिस हेड की इनकम होगी उस हेड की क्लबिंग इसके ट्रांसफरर के हैंड्स में हो जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस तरह की टैक्स प्रैक्टिसेस को लोगों ने आइडेंटिफाई किया, लोगों ने बोला ओके इसका मतलब अगर हम अपने स्पाउस को कोई भी असेट देते हैं या कोई मनी देते हैं जिससे वो असेट को परचेज कर लेती हैं तो उस वाले केस में क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, टैक्स तो हमें ही पे करना होगा। तो इन्होंने क्या किया, दूसरा रास्ता निकाला लोगों ने क्या किया, किसी थर्ड पर्सन को असेट ट्रांसफर कर दी और उस थर्ड पर्सन से बोला कि इस पर जो भी इनकम जनरेट होगी, इस असेट पर जो इनकम जनरेट होगी वो आप हमारी स्पाउस को ट्रांसफर कर देना। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स ने क्या करना स्टार्ट किया, मिस्टर एक्स ने असेट को अपने ब्रदर को दे दी, ब्रदर को ट्रांसफर कर दी और ब्रदर से बोला, लेट सपोज डिवेंचर्स अपने ब्रदर को दे दिए, ट्रांसफर कर दिए और ब्रदर से बोला कि इस डिवेंचर की जो इंटरेस्ट है आप मेरी स्पाउस को दे देना। ओके, आप मेरे स्पाउस को दे देना। तो यहाँ पर क्या है, अब मिस्टर एक्स ने जो ब्रदर को डिवेंचर ट्रांसफर किए वो भी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन आ गया ना तो क्लबिंग की बात ही नहीं होगी, वो तो चीज ही खत्म कि मतलब आपने उसको ट्रांसफर किया एडिक्वेट कंसिडरेशन पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, गिफ्ट दिया, जो असेट है उसको गिफ्ट कर दिया किसी थर्ड पर्सन को। ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, यहाँ तक कि ये कोई ट्रस्ट भी हो सकता है, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ओके, तो आपने असेट को तो ट्रांसफर कर दिया और उस असेट से जो इनकम थी आपने अपनी स्पाउस को दिलवा दी, डायरेक्ट नहीं किया बट इनडायरेक्टली कर लिया। तो इस तरह की टैक्स प्रैक्टिसेस पे भी गवर्नमेंट ने क्लबिंग प्रोविजन को एप्लीकेबल कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला यहाँ पर भी स्पाउस को जो इनकम रिसीव होगी वो आपकी इनकम मानी जाएगी, आपको ही उस पर टैक्स पे करना होगा। क्लियर। और लोग क्या करते थे, और एक तरह की टैक्स प्लानिंग और करते थे अपने स्पाउस के साथ मिलकर अपने सब्सटेंशियल इंटरेस्ट को यूज करके। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है, देखिए जब किसी पर्सन का किसी भी कंसर्न में 20% या उससे ज्यादा का बेनिफिट उनको मिलता है, जैसे कि अगर कोई पर्सन है किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, वहां पर 20% या उससे ज्यादा का वो प्रॉफिट शेयर रिसीव करता है, या फिर वो कोई पर्सन किसी कंपनी में शेयर होल्डर है 20% या उससे ज्यादा के शेयर्स को होल्ड करता है, तो इस वाले केस में ऐसे पर्सन को बोला जाता है इनकम टैक्स एक्ट में कि वो उस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट को होल्ड करता है। क्लियर। एग्जाम्पल से समझते हैं, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है जहां पर उनको 25% की क्या है प्रॉफिट शेयर मिलता है पार्टनरशिप फर्म से, ठीक है, 25% का जो है प्रॉफिट शेयर ये होल्ड करते हैं। अब 25% का प्रॉफिट शेयर मतलब ये अपनी पार्टनरशिप फर्म में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं। अब ये पार्टनरशिप फर्म से सैलरी रिसीव करते हैं
कितनी 14 लाख रुपीस की। अब ये अपनी फॉर्म से कहते हैं 14 लाख रुपीस मुझे डायरेक्ट देने की जगह आप एक काम करना, 7 लाख रुपीस तो आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, ओके, और 7 लाख रुपीस आप जो है वो मिसेस एक्स के, मेरे स्पाउस के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। अब इससे होगा क्या, जो पार्टनरशिप फॉर्म है, क्या पार्टनरशिप फॉर्म पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा, उसको कोई फर्क पड़ेगा? देन आंसर इज नो। 14 लाख वो डायरेक्ट मिस्टर एक्स को दे या 7 लाख उनको दे, 7 लाख उनकी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मिस्टर एक्स को यहाँ पर बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, अगर उनकी कोई और इनकम नहीं है तो यहाँ पर टैक्स जीरो हुआ और यहाँ पर भी टैक्स जीरो हुआ, तो वो टैक्स पे करने से यहाँ पर बच गए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस तरह की टैक्स प्रैक्टिसेस को भी आइडेंटिफाई किया। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई पर्सन किसी भी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, 25% या उससे ज्यादा का प्रॉफिट शेयर रिसीव करता है, या फिर वो शेयर होल्डिंग रखता है वहां पर, तो उस वाले केस में उस कंसर्न से अगर उसके स्पाउस को कोई भी सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन किसी भी तरह का अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो वो जो इनकम है वो इसी पर्सन की इनकम मानी जाएगी और इसको ही उस पर टैक्स पे करना होगा। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, अगर आपकी स्पाउस कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल नॉलेज रखती हैं तो उस वाले केस में क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। लेट्स सपोज मिसेस एक्स हैं, अगर वो यहाँ पर इस फॉर्म की जगह कहीं और वर्क भी कर रही होती, वहां से उनको 7 लाख रुपीस की सैलरी मिल जाती आराम से, तो इस वाले केस में क्या है ना कि मिसेस एक्स को जो सैलरी मिल रही है इसका मतलब जेन्युइन है, उनकी वो स्किल, नॉलेज या टैलेंट की वजह से उनको वो सैलरी मिल रही है, तो यहाँ पर क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर आप किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी रखते हैं और वहां से आपके स्पाउस को कोई अमाउंट रिसीव होता है, तो आपको वो देखना होगा कि क्या वो उनकी नॉलेज की वजह से, उनकी स्किल की वजह से मिल रही है, अगर नहीं तो फिर वो इनकम आपके हैंड्स में क्लब हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से लोग अपने स्पाउस के साथ मिलकर टैक्स प्लानिंग करते थे, जिनको गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया और क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्लबिंग से बचना है तो आपको क्या करना होगा, आपको जो भी एसेट आप ट्रांसफर करोगे आपको एडिक्वेट कंसीडरेशन में वो एसेट ट्रांसफर करनी होगी। अगर आप एडिक्वेट कंसीडरेशन में ट्रांसफर कर देते हो, पैसे चार्ज करते हो वो भी एडिक्वेट, तो फिर क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो या फिर जब अमाउंट रिसीव कर रहे हो, दोनों टाइम क्या होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो सबसिस्ट करना चाहिए। अगर आप क्या करते हो, अपनी वुड बी वाइफ या वुड बी हस्बैंड को शादी से पहले कोई एसेट ट्रांसफर कर रहे हो, फिर आपकी शादी हो गई और उसको जो भी वाइफ या हस्बैंड जिसको भी एसेट ट्रांसफर किया है उसको उस एसेट से इनकम मिल रही है, तो फिर क्लबिंग नहीं होगी, क्योंकि ट्रांसफर के टाइम पर आप हस्बैंड वाइफ नहीं थे। ठीक है, तो बिफोर मैरिज अगर आपको कुछ आप ट्रांसफर कर रहे हो क्लबिंग नहीं होगी, या फिर डाइवोर्स हो गया या सेपरेशन हो गया उसके बाद में आप किसी एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर आपको जो सामने वाला पर्सन है उसको उस पर इनकम मिल रही है, तो भी क्लबिंग नहीं होगी। आफ्टर डाइवोर्स और सेपरेशन दोनों टाइम पर, ट्रांसफर के टाइम पर, रिसीविंग इनकम रिसीविंग के टाइम पर भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन सबसिस्ट करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक्सेप्शन है जहां पर क्लबिंग से आप बच सकते हो। आपको क्या करना है कि अगर आपको अपने स्पाउस को कोई अमाउंट, कोई ऐसे ट्रांसफर ही करनी है, तो आप दिखा दो कि आपने लोन दिया है या फिर आपने एडवांस दिया है। अगर लोन या एडवांस आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हो तो उससे जनरेटेड इनकम पर कभी भी क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते। क्लियर? और क्या है, और आपको ये देखना है कि जो आप एसेट ट्रांसफर कर रहे हो उस पर जो इनकम हो रही है उसकी क्लबिंग तो हो जाएगी, बट उस इनकम पर भी अगर कोई इनकम जनरेट हो रही है, उस इनकम को भी आपने इन्वेस्ट कर दिया, फिर जो इनकम जनरेट हो रही है, तो फिर आपके हैंड्स में क्लबिंग नहीं होगी, फिर जो रिसीवर है उसी के हैंड्स में वो इनकम मानी जाएगी, उसी को ही उस पर टैक्स पे करना होगा। तो इनकम ऑन इनकम कैन नॉट बी क्लब्ड। क्लियर? ये था अगर आप स्पाउस को एसेट ट्रांसफर कर रहे हो तो क्लबिंग प्रोविजन कैसे एप्लीकेबल होते हैं, कैसे बचाया जा सकता है। उसके बाद में लोग कैसे जो है अपनी इनकम को डाइवर्ट करते होंगे, कैसे करते होंगे, कैसे टैक्स प्लानिंग करते होंगे, अपनी डॉटर इन लॉ मतलब सन की वाइफ के अकाउंट के थ्रू। अब देखिए होता क्या है, ये वाली बात तो गवर्नमेंट भी समझती है कि अगर किसी घर में किसी की वाइफ या किसी की डॉटर इन लॉ वर्किंग नहीं है तो उस वाले केस में उनकी कोई और इनकम नहीं होगी,
तो इस तरह के अकाउंट्स को यूज करके पर्सन अपनी इनकम को इजीली डाइवर्ट कर सकता है और टैक्स प्लानिंग को कर सकता है। इसलिए क्लबिंग प्रोविजन के अंदर जो स्पाउस है और डॉटर इन लॉ है इनको कवर किया गया है स्पेसिफिकली। अच्छा, सन को क्यों नहीं कवर किया गया? क्योंकि सन तो खुद ही वर्किंग होगा ही, है ना, वर्किंग होगा और उसकी खुद की इनकम हो रही होगी, तो यहाँ पर इनकम को डाइवर्ट करना पॉसिबल नहीं है। डॉटर को क्यों नहीं किया गया क्लबिंग प्रोविजन के अंदर इंक्लूड? क्योंकि जो डॉटर है उसकी वेडिंग होगी, वो डॉटर तो जाएगी ही जाएगी दूसरे घर में, डॉटर के साथ उसका अकाउंट भी चला जाएगा, तो यहाँ पर जो टैक्स प्लानिंग है वो कम ही की जाती है। तो इसी वजह से जो मेजर अकाउंट्स है किसका, स्पाउस के साथ मिलकर टैक्स प्लानिंग की जाती है, डॉटर इन लॉ के साथ मिलकर टैक्स प्लानिंग की जाती है, वो जो है कवर किया गया है। तो डॉटर इन लॉ के लिए भी सेम प्रोविजंस है, जो प्रोविजन स्पाउस के लिए थे सेम थे, कि अगर क्या होता है कोई फादर इन लॉ या फिर कोई मदर इन लॉ क्या करती हैं, अपनी डॉटर को विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन कोई एसेट को ट्रांसफर करती हैं। ठीक है, अब वो कोई एसेट हो सकती है या मनी हो सकती है, जिससे डॉटर इन लॉ फिक्स डिपॉजिट करा ले, ज्वेलरी खरीद ले, कोई एसेट परचेज कर ले, कोई बिजनेस कर ले, फर्म में पार्टनर बन जाए, कुछ भी हो सकता है, उससे भी जो इनकम जनरेट हो रही है तो उसकी भी क्या हो जाएगी, क्लबिंग हो जाएगी। जो भी ट्रांसफर करता है फादर इन लॉ या मदर इन लॉ, जो भी ट्रांसफर करते हैं उनके एंड्स में क्लबिंग हो जाएगी, उन्हीं को ही इस पर टैक्स पे करना होगा। क्लियर, ये प्रोविजन है डॉटर इन लॉ के लिए। दूसरा क्या है, सेम चीज जो स्पाउस के लिए थी कि लोग कर सकते हैं किसी अदर पर्सन को, किसी थर्ड पार्टी को असेट ट्रांसफर कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं इससे जो इनकम होती है आप हमारी डॉटर इन लॉ को ट्रांसफर कर देना, उस वाले केस में भी क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाती है। ठीक है, तो डॉटर इन लॉ के लिए भी सेम प्रोविजंस हैं। अच्छा, आपको अगर पीपीटी चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाकर ले सकते हैं। ओके, तो ये डॉटर इन लॉ का हो गया। और लोग कैसे टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी इनकम को डाइवर्ट कैसे कर सकते हैं, अपने माइनर बच्चों के अकाउंट को यूज करके। माइनर चाइल्ड कौन होता है, जिसकी एज 18 ईयर्स से कम होती है। ओके, तो माइनर चाइल्ड में भी माइनर सन हो सकता है, वो डॉटर हो सकती है, वो मैरिड डॉटर भी हो सकती है। तो अगर आपकी डॉटर की एज 18 ईयर्स से कम है, उसकी वेडिंग हो गई है, उस वाले केस में भी उसकी इनकम की क्लबिंग की जाएगी। ओके, वो स्टेप चाइल्ड हो सकता है, अडॉप्टेड चाइल्ड हो सकता है, कैसा भी चाइल्ड हो सकता है, बस माइनर होना चाहिए। माइनर के केस में माइनर की जो भी इनकम होती है, कैसी भी इनकम होगी, वो पेरेंट के हैंड में क्लब हो जाती है। पेरेंट भी वो पेरेंट जिसकी इनकम ज्यादा है। ठीक है, तो मदर का जब भी माइनर की कोई इनकम हो रही होगी तो देख लिया जाएगा मदर की इनकम ज्यादा है कि फादर की इनकम ज्यादा है, जिसकी इनकम ज्यादा है उसके हैंड में क्लबिंग हो जाएगी। और एक बार आपने एक साल ये चेक कर लिया कि किसके हैंड में क्लबिंग होनी है, आगे के आने वाले जितने भी साल है उसी पेरेंट के हैंड में क्लबिंग होगी। हर साल इस चीज को चेक नहीं करना है कि किसकी इनकम ज्यादा है। क्लियर। अच्छा, अगर पेरेंट्स जो है वो सेपरेटेड पेरेंट्स हैं, अलग अलग रहते हैं, तो उस वाले केस में माइनर बच्चा जिस पेरेंट के साथ रह रहा है उसके हैंड में इनकम क्लब हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप क्या करते हो, अपने बच्चे के अकाउंट में अपनी इनकम को किसी अमाउंट को ट्रांसफर कर देते हो, फिर उससे आप एफडी करा रहे हो या उसको आपने शेयर मार्केट में लगा दिया, आपने म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया, कैसे भी कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया, उससे जो इनकम आ रही है वो आपकी इनकम बन जाएगी। ओके, वो माइनर चाइल्ड की इनकम नहीं बनेगी। बट 2 ऐसे केसेस हैं जहां पर माइनर चाइल्ड की इनकम माइनर की ही बनेगी, आपको उस पर टैक्स पे नहीं करना होगा। कौन सा ऐसा केस, अगर माइनर चाइल्ड की स्किल, नॉलेज, टैलेंट या मैनुअल वर्क से कोई इनकम जनरेट हो रही है, जैसे कि माइनर चाइल्ड डांसिंग कंपटीशन विन करता है, सिंगिंग कंपटीशन विन करता है, केबीसी का प्रोग्राम विन करके आ जाता है, कहीं जूनियर आर्टिस्ट है, चाइल्ड आर्टिस्ट है, उससे इनकम हो रही है, या कहीं वो मैनुअल वर्क कर रहा है उससे इनकम हो रही है, तो वो उसी की इनकम मानी जाएगी और उसी के ऊपर टैक्स की एप्लीकेबिलिटी आएगी। बट आप क्या करते हो कि उस इनकम को भी इन्वेस्ट कहीं कर देते हो, फिर उससे जो इनकम जनरेट हो रही है तो फिर वो पेरेंट के हैंड्स में टैक्सेबल होगी। दूसरा एक्सेप्शन क्या है कि माइनर चाइल्ड अगर डिसेबल चाइल्ड है, जो भी डिसेबिलिटी सेक्शन 80U में डिफाइन कर रखी है, अगर वो उसमें कवर हो रहा है तो उस वाले केस में उसकी जो इनकम है वो उसी के हैंड्स में टैक्सेबल होगी, पेरेंट्स के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, ये माइनर चाइल्ड के बारे में है। ओके, और कैसे टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं लोग,
अपने HUF को यूज करके। तो HUF क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जब किसी पर्सन की शादी हो जाती है तो उसकी HUF खुद से बन जाती है, तो इस HUF को यूज करके भी लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं। अब लेट सपोज मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स मैरिड पर्सन है, इनके बच्चे भी हैं, इनकी एक HUF है। ये क्या करते हैं? अपनी पर्सनल असेट को अपनी HUF को गिफ्ट कर देते हैं और HUF की प्रॉपर्टी बना देते हैं। अब HUF इस असेट से जो इनकम जनरेट करेगी वो मिस्टर एक्स की इनकम ही मानी जाएगी और मिस्टर एक्स को ही उस पर टैक्स पे करना होगा। क्लियर? अब क्या होता है? लेट्स सपोज HUF का पार्टीशन हो जाता है। तो देखो जब क्या होता है, HUF का पार्टीशन हो जाता है तो HUF के जितने मेंबर्स होते हैं उनका जो शेयर होता है उस अकॉर्डिंग उनको इस प्रॉपर्टी में शेयर मिल जाता है। तो जब HUF की जो प्रॉपर्टी होती है, HUF का पार्टीशन होता है, तो वो उन मेंबर्स के बीच में, HUF के जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब लेट्स सपोज इस HUF में 5 मेंबर्स हैं। कौन? मिस्टर एक्स है, इनकी वाइफ है मिसेस एक्स, इनका एक सन है, ये जो सन है मैरिड है, तो जो डॉटर इन लॉ है वो है इस HUF में, और इनकी एक डॉटर है। राइट? अब HUF का पार्टीशन हुआ तो HUF की प्रॉपर्टी इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब ये जो असेट है, जो मिस्टर एक्स ने HUF की असेट बना दी थी, इस असेट का भी इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। लेट सपोज इनको इस असेट में इक्वल शेयर मिलता है, तो 20% इसका शेयर हो गया, 20% इसका, 20% इसका, 20% इसका और 20% इसका। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो मिस्टर एक्स की इनकम है वो इनकी इनकम क्या मानी जाएगी? एक तो इनकी खुद की जो इनकम है, जो इनको HUF से मिली है, वो इनकी इनकम हो जाएगी। दूसरा, मिसेस एक्स को जो भी इस प्रॉपर्टी में शेयर मिला है, जो भी इस प्रॉपर्टी में मिसेस एक्स को शेयर मिला है, उसकी क्लबिंग भी इनकी इनकम में कर दी जाएगी। तो यहाँ पर भी स्पाउस की क्लबिंग कर दी जाएगी। सो ये सब था क्लबिंग प्रोविजन के बारे में। अब क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट और है क्रॉस ट्रांसफर का। इसमें क्या होता है, दो ब्रदर हैं, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स की जो वाइफ है वो है मिसेस एक्स और मिस्टर वाई की भी वाइफ है वो है मिसेस वाई। अब ये अपने अपने स्पाउस को जो असेट ट्रांसफर करेंगे तो उस वाले केस में इनके हैंड्स में क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, ये इनको पता है। तो इसलिए क्या करते हैं, ये मिस्टर एक्स जो है वो असेट ट्रांसफर कर देते हैं मिसेस वाई को और मिस्टर वाई असेट ट्रांसफर कर देते हैं मिसेस एक्स को। ये बोला जाता है क्रॉस ट्रांसफर। अगर क्रॉस ट्रांसफर हो रहा है तो उस केस में भी मिसेस एक्स की इस वाली असेट से जो इनकम जनरेट होगी उसकी क्लबिंग एप्लीकेबल हो जाएगी मिस्टर एक्स के एंड्स में। मिसेस वाई की इस वाली असेट से जो इनकम जनरेट होगी उसकी क्लबिंग हो जाएगी मिस्टर वाई के हैंड्स में। इस वाले केस में भी स्पाउस के हैंड्स में क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे क्रॉस ट्रांसफर के केस में। तो ये था क्लबिंग प्रोविजन के बारे में सब कुछ। आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आप अपने स्पाउस को, अपनी डॉटर इन लॉ को, माइनर चाइल्ड को और HUF को कोई भी असेट ट्रांसफर कर रहे हैं या कोई मनी दे रहे हैं जिससे क्या हो रही है, कोई असेट परचेज की जा रही है, वो उस असेट से इनकम जनरेट हो रही है, तो इन इनकम की जो ट्रांसफरर है उनके हैंड्स में क्लबिंग हो जाती है। अगर आपको क्लबिंग प्रोविजन से बचना है तो आपको क्या करना चाहिए, एडिक्वेट कंसीडरेशन में वो असेट को ट्रांसफर कर देना चाहिए। बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, आप गिफ्ट ही देते हो जनरली। तो इस वाले केस में क्या होगा, अगर आपको बचना है तो आप लोन्स या एडवांस दिखा सकते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और असेट को ट्रांसफर कर सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि वो जो लोन्स और एडवांस है आपको हर साल अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करना होगा। तो इस वाले केस में आप क्लबिंग प्रोविजन से बच जाओगे, जो भी इनकम जनरेट होगी आपके ऊपर क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल और यूजफुल हो रही है कि नहीं हो रही। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।